नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। युगांडा में हो रही है नाम की बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल, फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल है भारत। डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस दिया गया नाम। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर अंबेडकर। और कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस लाई सरकार, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दे सकेंगे दाखिला, उल्लंघन पर रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। आइए शुरू करें। कभी कभी आपके दो बेहद नजदीकी दोस्तों में झगड़ा होता है, आप किसी भी एक का साइड नहीं ले पाते। यहां दोनों में से कौन सही है कौन गलत इसे छोड़ दीजिए, लेकिन अपने ही दो नजदीकी दोस्तों में से किसी एक को चुनना मुश्किल होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हमारे आसपास के रिश्तों के जैसे ही होते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ऐसे ही दो धड़ों में बंट गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया इतनी तेजी से बदली कि उसका राजनीतिक नक्शा ही बदल गया। इस बदलते नक्शे से शक्ति संतुलन की जगह दो धड़ों ने ले ली, पूंजीवाद और साम्यवाद। इस बटी हुई दुनिया में कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने किसी भी पक्ष को नहीं चुना। वे देश गुटनिरपेक्ष देश कहलाए। भारत इन्हीं देशों का अगुवा था। आप सोच रहे होंगे कि आज हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन युगांडा में आयोजित किया जा रहा है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें हिस्सा लेने युगांडा की राजधानी कंपाला पहुंचे हैं। सम्मेलन 2 दिन चलने वाला है। इसके जरूरी आउटकम्स पर हम डिटेल में बात करेंगे। आज हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में जानेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अंग्रेजी में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी नाम कहते हैं। इसके लिए प्रचलित शब्द नाम ही है। जैसे कि हमने पहले ही बात की कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे आपसी रिश्तों के जैसे ही होते हैं। नाम के अस्तित्व में आने की कहानी भी ऐसी ही 3 दोस्तों की फ्रेंडशिप से शुरू हुई थी। इन दोस्तों में शामिल थे युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के गमाल अब्देल नासिर। इन 3 नेताओं ने 1956 में एक मीटिंग की। इस मीटिंग में इन्हें इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के क्वामे नक्रुमाह का समर्थन मिला। इन 5 नेताओं को नाम के संस्थापकों के तौर पर जाना जाता है। नाम का पहला सम्मेलन साल 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुआ। इसके पहले सम्मेलन में 25 मेंबर स्टेट्स ने हिस्सा लिया। वक्त के साथ इसके सदस्यों की संख्या में इजाफा हुआ है। जब पहली बार नाम का सम्मेलन हुआ तो कुछ कंडीशंस डिसाइड की गई थी कि कौन से देश इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे हम अपनी पार्टी के लिए कोई थीम डिसाइड करते हैं कि इस कलर के कपड़े पहनने हैं या पार्टी प्रॉप्स में क्या लेकर आना है। नाम में शामिल होने के लिए कुल 5 आधार निर्धारित किए गए। क्या थे वे 5 आधार? ऐसे देश जो किसी सैनिक गुट के सदस्य ना हों, ऐसे देश जिनकी भूमि पर किसी देश के सैनिक अड्डे ना हों, ऐसे देश जिन्होंने किसी महाशक्ति के साथ संधि ना की हो, ऐसे देश जो उस समय चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करते हों, और ऐसे देश जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हों। अब बात करते हैं नाम की आइडियोलॉजी की। अंतर्राष्ट्रीय जानकार कहते हैं कि नाम क्या है ये बताना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन नाम क्या नहीं है ये बहुत क्लियर है। नाम आइसोलेशन और न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता नहीं है। आइसोलेशन से मतलब होता है दुनिया के मामलातों से खुद को बिल्कुल अलग थलग करके रखना। ये पॉलिसी यूएसए की विदेश नीति में 1787 से लेकर पहले विश्व युद्ध तक दिखाई देती है। वहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों जैसे भारत ने शांति और स्थायित्व के लिए युद्धों में मध्यस्थता यानी मीडिएशन किया। वहीं न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता से मतलब होता है युद्ध से बाहर रहने की नीति। वहीं नाम के देश न केवल युद्ध में इन्वॉल्व रहे बल्कि वे युद्ध को रोकने के लिए भी प्रयास करते रहे। ये तो हुई नाम की बात। 19वां सम्मेलन खत्म होने पर हम इसके आउटकम्स पर भी आपसे बात करेंगे, आपसे साझा करेंगे। साल 1901 का दिन था। एक बच्चा अपने भाई के साथ महाराष्ट्र के कोरेगांव स्टेशन पर खड़ा था। स्टेशन से बैलगाड़ी वाले ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। दोगुने पैसे देने पर वो इस बात के लिए राजी हुआ कि 9 साल का वो बच्चा और उनके भाई बैलगाड़ी चलाएंगे और वो पैदल उनके साथ चलेगा। इस घटना ने उस बच्चे को एहसास दिलाया कि वो इस देश में अछूत मानी जाने वाली जाति में पैदा हुआ है। ये बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। डॉक्टर अंबेडकर भारत में अछूत मानी जाने वाली जातियों के सबसे बड़े पैरोकार बने। 2024 में इन्हीं बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश में किया गया है। इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। 20 जनवरी 2024 से प्रतिमा पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगी।
206 फीट ऊंची ये प्रतिमा अंबेडकर की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू से कंफ्यूज नहीं होना है। वो गुजरात के केवड़िया में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही है। डॉक्टर अंबेडकर एग्जाम में इतिहास, राजव्यवस्था और थिंकर्स के तौर पर हर लिहाज से जरूरी हैं। वे भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर उन्होंने 1951 में अपने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को तत्कालीन मध्य प्रांत के महू छावनी, जो कि अब मध्य प्रदेश में है, महार जाति में हुआ था। हिंदू धर्म में मौजूद अस्पृश्यता के सिद्धांत से व्यथित होकर अक्टूबर 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया और नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को हुआ था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महार स्थान पर हुआ था। हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में सार्वजनिक तालाब चावदार में पानी पिया। साल 1920 में उन्होंने मूक नायक अखबार निकाला। उनकी कुछ प्रमुख किताबों में बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द बुद्धा एंड हिज धम्म, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हु वर द शूद्रास और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स शामिल हैं। उन्होंने 1930 से 1932 तक लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया। 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाने के विचार को हटा दिया गया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलितों की शिक्षा और संस्कृति को बढ़ाने के लिए थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। आपको अपने स्कूल के वो दिन याद हैं जब स्कूल जाने के बाद ट्यूशन भी जाना होता था। अच्छे मार्क्स लाने के लिए ट्यूशन ज़रूरी है, ये बात हमारे दिमाग में फिट कैसे हुई, जबकि ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक किसी स्कूल में पढ़ा ही रहे होते हैं। इस देश के वाशिंदे मोटी फीस वसूलने वाले स्कूल से सवाल क्यों नहीं करते कि स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं दी जाती। आज के दौर में हम बच्चों को स्कूल बाद में भेजते हैं, पहले उनके लिए ट्यूटर या किसी कोचिंग में ट्यूशन ज़रूर शुरू करा देते हैं। फिर हम कोटा जैसे शहर से आत्महत्याओं की खबरें भी सुनते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े आत्महत्या से मरने वालों में स्टूडेंट्स की बड़ी संख्या दिखाते हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है इन सब का? इस देश की सरकारें जो आज़ादी के 75 सालों से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद स्कूली शिक्षा में सुधार नहीं कर सकीं, या माता पिता जो बच्चों से दुनिया की रेस में सबसे आगे हो जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, या इस देश के बाशिंदे जो अपने नुमाइंदों से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं करते, या वो बच्चे जो इस व्यवस्था की खामियों को देखकर ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं लेकिन सुधार का कोई कदम नहीं उठाते, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां इन समस्याओं से दो चार ना हों। हाल ही में देश के शिक्षा मंत्रालय ने इस दिशा में एक जरूरी कदम उठाया है। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक कोचिंग सेंटर्स 10वीं पास कर चुके और कम से कम 16 साल की उम्र पूरी कर चुके विद्यार्थियों को ही कोचिंग सेंटर में दाखिला दे सकते हैं। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट, जेईई में भ्रामक मार्क्स और रैंक्स के दावे करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी बनाया गया है। जो कोचिंग सेंटर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उन्हें भी गाइडलाइंस आने के बाद 3 महीने के भीतर दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन गाइडलाइंस को लाने के पीछे की वजह है विद्यार्थियों में बढ़ते आत्महत्या के मामले और कोचिंग सेंटर्स में अपनाए जा रहे टीचिंग मेथड। गाइडलाइंस का अनुपालन इंश्योर करने के लिए सरकार ने 1 लाख रुपए तक का फाइन या फिर रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन तक को प्रस्तावित किया है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स कम से कम ग्रेजुएशन पूरी कर चुके ट्यूटर को ही हायर कर सकेंगे। आपको बता दें, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसे 42वें संविधान संशोधन के जरिए समवर्ती सूची में रखा गया था। समवर्ती सूची में होने का मतलब है कि इस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लंबे वक्त से वैश्विक स्तर के कई बड़े संगठन 2030 तक भारत के दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने आने वाले 5 सालों में भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा किया है। कई मायनों में ये दावे सच के बहुत करीब हैं। दरअसल बीते साल भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस तरह की ग्रोथ दिखाई है, उसने सभी को चौंकाया है।
यहां तक कि घरेलू नीति नियंता भी आश्चर्य में थे। जहां एक तरफ दुनिया के विकसित देश मंदी से निपटने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, भारत ने 7% की दर से ग्रोथ रेट दिखाई। ऐसा सिर्फ बीते साल से नहीं हुआ, बल्कि कोविड महामारी के वक्त से ही वैश्विक निवेशक चीन का विकल्प तलाश रहे हैं। भारत इन विकल्पों में सबसे ऊपर है। अगर वैश्विक निवेशक भारत के इस पोटेंशियल को समझ चुके हैं तो भारत फंडिंग हासिल कर सकता है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है। हालांकि वैश्विक निवेशकों की कुछ चिंताएं भी हैं, जिनमें से 3 चिंताओं को मॉर्गन स्टैनले नाम के इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में हाईलाइट किया था। पहली चिंता है औसतन भारतीय द्वारा कम खर्च किया जाना। हम जानते हैं कि भारत के पास एक बड़ी जनसंख्या है, लेकिन अर्थव्यवस्था में ये बड़ी जनसंख्या तभी असेट बनेगी जब खर्च करे। गरीब जनसंख्या या पैसे न खर्चने वाली जनसंख्या निवेशकों को आकर्षित नहीं करती। भारत में प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड लंबे वक्त से कमजोर है। कोविड के बाद से देखा गया है कि या तो लोगों की सेविंग खत्म हो गई या फिर उन्होंने अपने खर्चों में कमी कर दी। दूसरी चिंता है निजी क्षेत्र की कंपनीज का उत्पादक क्षमताओं में निवेश। जब कोई कंपनी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए खर्च करती है तो उसे इन्वेस्टमेंट डिमांड कहा जाता है। भारत की जीडीपी में ये 30% की हिस्सेदारी रखती है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर निवेशकों को यही डाउट है। दरअसल कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च ही तब करेगी जब कंज्यूमर डिमांड होगा। भारत में इस मामले में कंज्यूमर डिमांड वीक है। तीसरी चिंता है आरबीआई के द्वारा ब्याज दरों को कम न किया जाना। लंबे वक्त से आरबीआई ब्याज दरों में कटौती नहीं कर रही। अब जब ब्याज दर कम होती है तो बिजनेस के लिए लोन लेना आसान होता है, सस्ता लोन मिलता है। ऐसे में हाई इंटरेस्ट रेट नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। आपको बता दें कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति समता में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर काबिज है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। रेनाई रीफ पिछले कुछ समय से चर्चा में था। इस चर्चा की मुख्य वजह दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव था, जिसकी शुरुआत फिलीपींस जहाजों के रेनाई रीफ के निकटवर्ती जल में घुसपैठ से हुई थी। फिलहाल दोनों पक्ष समुद्र में अपने मतभेदों को प्रबंधित करने और मैत्रीपूर्ण बातचीत करने पर सहमत हुए हैं, विशेषकर रेनाई रीफ क्षेत्र पर। दरअसल रेनाई रीफ क्षेत्र को चीन नानशा द्वीप समूह का हिस्सा मानता है। आपको बता दें कि फिलीपींस इसे आयंगिन शोल कहता है और अमेरिका सेकंड थॉमस शोल कहता है। तमिलनाडु सरकार आलमपाडी, मेलवलाई और सेठावराई की पूरी पहाड़ियों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की योजना बना रही है। ये सभी स्थल तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित हैं। यहाँ कई रॉक पेंटिंग्स 3000 ईसा पूर्व के हैं और अधिकांश नक्काशी लाल गेरू में है। ये पेंटिंग मानव मूर्तियों, जानवरों और प्रतीकों की है जो प्रागैतिहासिक काल में इस क्षेत्र के लोगों की संस्कृति और इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। इस क्षेत्र का संरक्षण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु घाटी और दक्षिणी क्षेत्र के बीच संबंधों का संकेत देता है। ओडिशा का जैव विविधता हॉटस्पॉट और एक प्रमुख पर्यटन स्थल भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जल्द ही रेल मार्ग से जुड़ जाएगा, क्योंकि प्रस्तावित जाजपुर रोड धामरा रेलवे लाइन पार्क से होकर गुजरेगी। यह रेलवे लाइन 2 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों से होकर गुजरेगी। यदि हम भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह ओडिशा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। यह सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सितंबर 1998 में हुई थी तथा इस क्षेत्र को अगस्त 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 की घोषणा की गई, जिसमें बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डों ने संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता। वहीं सिविल एविएशन क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को स्टेट चैंपियन पुरस्कार के लिए चुना गया। साथ ही विस्तारा ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार जीता तो एयर इंडिया को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा प्रदान किए गए। हाल ही में मिजोरम ने असम के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक पैनल का गठन किया। दरअसल मिजोरम असम के साथ 164.6 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद का विषय बनी हुई है। और इस सीमा विवाद की जड़ें 1875 और 1933 में 2 औपनिवेशिक सीमांकनों से जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि मिजोरम भारत में असम, मणिपुर और त्रिपुरा के साथ सीमा साझा करता है तथा इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टीटो, गमाल अब्देल नासिर संस्थापक सदस्य थे। सोशल जस्टिस स्टैच्यू का निर्माण आंध्र प्रदेश में किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर ओडिशा? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, भारत का पहला ग्राफीन सेंटर कहां स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? सही जवाब है विकल्प बी यानी केरल। अगला प्रश्न था, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण किसकी सिफारिशों के आधार पर होता है? वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या फिर सरकारी आयोग? सही जवाब है विकल्प ए यानी वित्त आयोग। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। जल्दी से इस बुलेटिन को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है। नमस्कार।